भूगोल एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन करना। एरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित करने में विशेष योगदान दिया है। एरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी को सर्वप्रथम उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय एवं शीतकटिबंधीय में विभाजित किया था। साथ ही साथ एरेटोस्थेनीज के द्वारा भूगोल विषय पर जियोग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की गई जिसमें पृथ्वी का वर्णन है। अगला हेडिंग है प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल। आरंभ में भूगोल में प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है जैसे पर्वत, पठार, नदी, मैदान, मरुस्थल, आकाशीय पिंड, महासागर एवं महाद्वीप। इसे ही प्राकृतिक भूगोल या फिर भौतिक भूगोल कहा जाता है। प्राकृतिक या भौतिक भूगोल की 5 शाखाएं हैं। पहला है भू आकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान, तीसरा समुद्र विज्ञान, चौथा जैव विज्ञान और पांचवा खगोल विज्ञान। अगला हेडिंग है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी सतह पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, नदी, घाटी इत्यादि के उत्पत्ति एवं विशेषताओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। दूसरा है जलवायु विज्ञान। भौतिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत वायुमंडल, आर्द्रता, जलवाष्प, तापमान, वायुदाब, वर्षा इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है समुद्र विज्ञान। भौतिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत पृथ्वी सतह पर उपस्थित महासागर, खारे जल, महासागर में उपस्थित संसाधन, महासागर के जल की गति का अध्ययन किया जाता है, इसे ही समुद्र विज्ञान कहा जाता है। चौथा है जैव विज्ञान। पृथ्वी सतह पर वनस्पति एवं जंतु के रूप में जीवन विद्यमान है। सतह पर उपस्थित जीवन का अध्ययन करना जैव भूगोल है। इसके अंतर्गत मिट्टी, वनस्पति, जंतु जगत इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पांचवा है खगोल विज्ञान। भौतिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला हेडिंग है नियतिवादी विचारधारा। एक ऐसा विचारधारा जो यह मानता है कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित किया जाता है, अर्थात पहले जो भी घटित हुआ है, आज जो घटित हो रहा है तथा भविष्य में जो घटित होगा वह प्रकृति के द्वारा पहले से ही निर्धारित किया गया है। मानव प्रकृति का दास है। पैराग्राफ चेंज। एलन चर्चिल सैम्पुल के अनुसार प्रकृति ने मानव को जन्म दिया है, इसका पालन पोषण किया है, मानव के सम्मुख समस्याएं या विपत्तियां पैदा की हैं एवं इन समस्याओं से लड़ने के तरीके भी सिखाए गए हैं। इन्वर्टेड कोमा में इस प्रकार प्रकृति मानव के शरीर, हड्डियों, नसों, मस्तिष्क यहाँ तक कि आत्मा में समाई हुई है। लेक्चर नंबर 2 संभववादी विचारधारा हेडिंग है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। यह विचारधारा नियतिवादी विचारधारा के विरोध में विकसित हुई है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति ने मानव को विवश नहीं बनाया है, बल्कि प्रकृति ने मानव के लिए संसाधन उपलब्ध कराए हैं तथा मानव इन संभावनाओं या संसाधनों का स्वामी है। प्रकृति केवल निर्देश दे सकती है तथा इन निर्देशों को मानना या न मानना मानव के ऊपर निर्भर करता है। अगला हेडिंग है मानव भूगोल। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा मानव के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, इसे मानव भूगोल कहा जाता है। अगला हेडिंग है मानव भूगोल की शाखाएं। जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, अधिवास भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, खनन भूगोल, परिवहन भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल इत्यादि। अगला हेडिंग है खगोल विज्ञान। इसके अंतर्गत हेडिंग नंबर 1 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड आकाशगंगाओं का समूह है।
ब्रह्मांड के अंदर सूक्ष्मतम से लेकर विशालकाय पिंड शामिल है। इसके अंतर्गत दृश्य से लेकर अदृश्य, ज्ञात से लेकर अज्ञात, मूर्त से लेकर अमूर्त सभी तत्व शामिल होते हैं। नोट: ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है, अर्थात ब्रह्मांड के प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु की जानकारी प्राप्त नहीं है। अगला हेडिंग है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। पहला सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। इसको दिया गया था जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। दूसरा है स्थिर अवस्था सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी, जिसको 3 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। पहले हैं थॉमस गोल्ड, हरमन बांडी और फ्रेडरिक हॉयल। अगला हेडिंग है महाविस्फोट सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई सफ़ेद प्रकाश की वस्तु दूर जाती है तो वह लाल रंग में परिवर्तित होती जाती है। इसे ही लाल शिफ्ट की घटना कहा जाता है। इसकी जानकारी सर्वप्रथम हब्बल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। लाल शिफ्ट की घटना ब्रह्मांड के विस्तार या फैलाव का प्रमाण है। बिग बैंग सिद्धांत में इसी घटना को आधार बनाया गया। नोट: ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण तरंग कहलाता है। तरंग श्रृंग एवं गर्त के रूप में गति करती है। 2 क्रमागत श्रृंग एवं 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसे तरंग की लंबाई भी कहा जाता है। यदि सफ़ेद प्रकाश की वस्तु समीप आती है तो उसका रंग धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित होता है। इसे नीला शिफ्ट की घटना कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज: अत्यधिक तापमान वाली वस्तु से निष्कासित प्रकाश या ऊष्मा लघु तरंग विकिरण के रूप में होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश। इसके विपरीत कम तापमान वाली वस्तुएं दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में ऊष्मा का निष्कासन करती हैं, जैसे पृथ्वी। पैराग्राफ चेंज: पृथ्वी लघु तरंग विकिरण के द्वारा गर्म होती है तथा दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा स्वयं को शीतल करती है। अगला हेडिंग है विन्स का विस्थापन नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के द्वारा निष्कासित ऊष्मा ब्रैकेट में विकिरित ऊष्मा एवं तरंग दैर्ध्य में विपरीत संबंध होता है। लेक्चर नंबर 3, हेडिंग है महाविस्फोट सिद्धांत। डायग्राम है एकल बिंदु यानी सिंगुलर पॉइंट 15 बिलियन साल पहले। आज से 15 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में विद्यमान था, ठीक है, जिसे हम सिंगुलर पॉइंट या फिर एकल बिंदु कहते हैं। इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट के पश्चात प्रकाश एवं ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। कितने समय के बाद? 10⁻³ सेकेंड के पश्चात। विस्फोट के 10⁻³ सेकेंड के पश्चात ऊष्मा एवं प्रकाश का निष्कासन हुआ। इसे ही कॉस्मिक विकिरण या फिर ब्रह्मांडीय विकिरण कहा गया। उसके बाद 10⁻⁴ सेकेंड के बाद प्रोटॉन का निर्माण हुआ, ठीक है। 100 सेकेंड के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 गैसें निकली, ठीक है। उसके बाद प्रथम तारे का निर्माण हुआ। 100 मिलियन साल बाद प्रथम तारे का निर्माण हुआ। फिर 500 मिलियन साल बाद पहली आकाशगंगा का निर्माण हुआ। उसके बाद से 4 बिलियन साल पहले तारों का निर्माण अपने चरम बिंदु पर था। महाविस्फोट सिद्धांत थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत की कल्पना बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा सर्वप्रथम 1927 में की गई तथा 1931 में इस सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की गई। पैराग्राफ चेंज: इस सिद्धांत के अनुसार 15 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में विद्यमान था या फिर उपस्थित था, जिसे एकल बिंदु या सिंगुलर पॉइंट कहा गया।
इस एकल बिंदु का घनत्व अनंत था। लेमेत्रे के अनुसार एकल बिंदु में भारी विस्फोट हुआ, इसे ही महाविस्फोट के नाम से जाना जाता है। लेमेत्रे का यह मानना था कि विस्फोट के पश्चात उत्पन्न पदार्थों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अगला हेडिंग है सिद्धांत का सकारात्मक पक्ष। पहला, यह सिद्धांत ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में सहायता करता है। दूसरा, इस सिद्धांत की सहायता से ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या की जाती है। तीसरा, यह सिद्धांत आकाशीय पिंडों की गति की व्याख्या आसानी से करता है। अगला हेडिंग है नकारात्मक पक्ष। पहला, एकल बिंदु से पहले ब्रह्मांड किस अवस्था में था, यह सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं करता है। दूसरा, एकल बिंदु के उत्पत्ति के क्या कारण था तथा एकल बिंदु का निर्माण किसके द्वारा किया गया, इसकी व्याख्या नहीं की गई। तीसरा, विस्फोट के कितने समय के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई की जानकारी प्रदान नहीं की गई। अगला हेडिंग है स्थिर अवस्था सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का न तो आदि है और न ही अंत है, अर्थात ब्रह्मांड पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी होगा। ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है तथा इस फैलाव के कारण जो नया स्थान निर्मित होता है उसमें नए तारे निर्मित हो जाते हैं और इस प्रकार ब्रह्मांड का घनत्व स्थिर या नियत रहता है। अगला हेडिंग है तारे। तारे यह एक आकाशीय पिंड होते हैं। विशेषता, यह गैसों से निर्मित होते हैं। प्रमुख गैसें हाइड्रोजन और हीलियम। इनके पास स्वयं की प्रकाश एवं स्वयं की ऊर्जा होती है। तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। तारे गति की अवस्था में होती हैं। ये दो प्रकार की गति करते हैं। पहला घूर्णन या परिभ्रमण गति, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। दूसरा परिक्रमण गति, जिसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। तारों का अपने अक्ष पर गति करना घूर्णन कहलाता है। इस गति के द्वारा तारे ब्रह्मांड में अपनी अवस्थिति बनाए रखते हैं। प्रत्येक तारा आकाशगंगा के केंद्र, जो कि ब्लैक होल होता है, के चारों तरफ गति करता है। उस गति को ही परिक्रमण गति कहा जाता है। नोट, सूर्य को एक परिक्रमा पूरा करने में 20 करोड़ साल का समय लगता है। इसे कॉस्मिक वर्ष या ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। लेक्चर 4, हेडिंग तारों की उत्पत्ति। स्टेप 1, महाविस्फोट के पश्चात धूलकण, राख एवं गैसों के बादल का निर्माण हुआ, इसे नीहारिका कहा जाता है। स्टेप 2, नीहारिका में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। परिणाम स्वरूप नीहारिका के केंद्र पर दबाव एवं घनत्व बढ़ता गया। साथ ही साथ घर्षण के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। स्टेप 3, आद्य तारे यानी कि प्रोटो स्टार की उत्पत्ति हुई। स्टेप 4, आद्य तारे के केंद्र पर दबाव बढ़ता गया एवं घर्षण के कारण ऊष्मा में वृद्धि होती गई। जब तापमान एक निश्चित सीमा से अधिक हो गया तो हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़ने लगे। परिणाम स्वरूप हीलियम के नाभिक का निर्माण हुआ। स्टेप 5, प्रोटो स्टार में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण भारी मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार तारे का जन्म हुआ। नोट, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहा जाता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, जिसका प्रमुख कारण प्रारंभिक नाभिक एवं अंतिम नाभिक के द्रव्यमान में अंतर का होना है। तारों के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। हाइड्रोजन को तारों का ईंधन कहा जाता है। वैसे आद्य तारे जिनमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती है, वे आद्य तारे तारों में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। इसे भूरा वामन या ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है।
अगला हेडिंग है तारों का जीवन चक्र। तारे दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य तारा, एक विशाल तारा। यदि किसी तारे का द्रव्यमान एवं आकार सूर्य के बराबर या उससे कम है तो उसे सामान्य तारा कहा जाता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान एवं आकार सूर्य से बड़ा है तो उसे विशाल तारा कहा जाता है। अगला हेडिंग है सामान्य तारे का जीवन चक्र। डायग्राम है, सामान्य तारा हाइड्रोजन का प्रयोग करता जाता है और फूलता जाता है। उसके बाद लाल दानव बनता है। लाल दानव के बाद सफ़ेद वामन बनता है और सफ़ेद वामन के बाद काला वामन बनकर तारा समाप्त हो जाता है। सफ़ेद वामन की स्थिति को हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। लेक्चर 5 हेडिंग है विशाल तारों का जीवन चक्र। डायग्राम है, विशाल तारा। विशाल तारा शीघ्रता से हाइड्रोजन का प्रयोग करता जाता है और एक विशाल लाल दानव बनता है। इस विशाल लाल दानव का आकार बढ़ता जाता है तथा एक निश्चित समय के पश्चात इसमें विस्फोट होता है और इसी विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। अगला हेडिंग है न्यूट्रॉन तारा। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात हल्के पदार्थ ब्रह्मांड में धूलकण, गैस एवं राख के रूप में फैल जाते हैं तथा केंद्रीय भाग के रूप में न्यूट्रॉन बच जाता है। इसे ही न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। नोट: कभी कभी दो न्यूट्रॉन तारा आपस में टकरा जाते हैं एवं भारी विस्फोट होता है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पल्सर तारा। अगला हेडिंग है पल्सर तारा। घूर्णन करते हुए वैसे न्यूट्रॉन तारे जो एक निश्चित समय अंतराल पर ऊष्मा का निष्कासन करते हैं उसे पल्सर तारा कहा जाता है। अगला हेडिंग है ब्लैक होल या कृष्ण विवर। ब्रह्मांड में उपस्थित ऐसा स्थान या ऐसे आकाशीय पिंड जिसका घनत्व अनंत होता है एवं गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी वापस नहीं जा सकता है, इसे ही ब्लैक होल कहा जाता है। अगला हेडिंग है चंद्रशेखर सीमा। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी तारे का आकार एवं द्रव्यमान सूर्य के आकार एवं द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक होता है तो ऐसे तारे सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। अगला हेडिंग है अभिनव तारा। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात द्वितीयक निहारिका का जन्म होता है। इस द्वितीयक निहारिका से निर्मित होने वाले नए तारों को ही अभिनव तारा कहा जाता है। अगला हेडिंग है कृष्ण विवर की संरचना। डायग्राम: बढ़ते क्रम में 5 सर्कल हैं। पहले वृत्त को सिंगुलर पॉइंट कहा जाता है, दूसरे को स्टेबल ऑर्बिट यानी कि अस्थायी कक्ष, तीसरे को घूर्णन करता हुआ वलय, चौथे को कुछ नहीं और पांचवे को इवेंट ओरिजिन या फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। अगला हेडिंग है इवेंट ओरिजिन। ब्लैक होल के चारों तरफ उपस्थित वह क्षेत्र जहां प्रवेश करने के पश्चात प्रकाश वापस नहीं आ पाता है, इसे इवेंट ओरिजिन या फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। लेक्चर नंबर 6। अगला हेडिंग है आकाशगंगाएं एवं इनके प्रकार। तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। आकाशगंगाओं में उपस्थित तारे केंद्र के चारों तरफ, जो कि ब्लैक होल होता है, की परिक्रमा करते हैं। अगला हेडिंग है आकाशगंगाओं का वर्गीकरण। आकार के आधार पर आकाशगंगाओं को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा। ऐसा आकाशगंगा जिनका आकार दीर्घ वृत्ताकार होता है तथा अधिकांश तारे पुराने तारे होते हैं, उसे दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा कहा जाता है। उदाहरण एंड्रोमेडा। दूसरा है स्पाइरल आकाशगंगा। वैसी आकाशगंगा जिनका आकार स्पाइरल होता है उन्हें स्पाइरल आकाशगंगा कहा जाता है। उदाहरण व्हिर्लपूल आकाशगंगा। तीसरा है बेयर्ड आकाशगंगा। वैसी आकाशगंगा जो स्पाइरल होती है किंतु इनका आकार कुछ बड़ा होता है। उदाहरण मिल्की वे आकाशगंगा। चौथा है अनियमित आकार की आकाशगंगा। इन आकाशगंगाओं का कोई निश्चित आकार नहीं होता है
तथा तारों के निर्माण की प्रक्रिया मध्यम होती है। उदाहरण LMC यानी कि लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड और दूसरा है SMC यानी कि स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड। अगला हेडिंग है पुच्छल तारे यानी कि कॉमेट्स। पुच्छल तारे आकाशीय पिंड के उदाहरण होते हैं जो कि वरुण के पश्चात उपस्थित अंधेरे क्षेत्र में उपस्थित होते हैं या फिर स्थित होते हैं। ये धूलकण, बर्फ, गैसों इत्यादि से निर्मित होते हैं। जब ये आकाशीय पिंड गति करते हुए सौरमंडल में प्रवेश करते हैं तो सूर्य के प्रकाश के कारण धूलकण गैस दूर तक फैल जाते हैं और इस प्रकार एक पूंछ की तरह संरचना का निर्माण होता है। इसे ही पुच्छल तारा कहा जाता है। पुच्छल तारों का शीर्ष कोमा कहलाता है जिसकी उपस्थिति सूर्य के तरफ होती है तथा इसकी पूंछ सूर्य से दूर की तरफ होती है। नोट: हैली पुच्छल तारा पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्ष के पश्चात दिखाई देता है। वरुण के पश्चात उपस्थित वह क्षेत्र जहाँ पुच्छल तारे पाए जाते हैं उसे कूपर बेल्ट कहा जाता है। लेक्चर 7 हेडिंग है उल्का या उल्का पिंड। एक डायग्राम है जिसमें एक पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर उसका वायुमंडल है, वायुमंडल के बाहर उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। जब कोई आकाशीय पिंड गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आता है तो वह पिंड पृथ्वी की सतह की ओर गति करने लगता है और जैसे ही वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह जलने लगता है। उसे ही उल्का कहा जाता है। कोई ऐसा आकाशीय पिंड होता है जो आकार में बड़ा होता है तो पूरी तरह से वायुमंडल में नहीं चल पाता है तो उसका कुछ भाग पृथ्वी के सतह पर गिरता है जिसे उल्का पिंड कहा जाता है। डायग्राम समाप्त। उल्काएं आकाशीय पिंड के उदाहरण हैं जो कि गति के अवस्था में होते हैं। जब यह पिंड गति करते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी सतह के तरफ गति करने लगते हैं। गति करते हुए जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों के घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा से जलने लगते हैं। इन जलते हुए आकाशीय पिंड को ही जो कि सतह की तरफ आते प्रतीत होते हैं उल्का कहलाते हैं। अगला हेडिंग है उल्का पिंड। यदि उल्काओं का आकार अत्यधिक बड़ा होता है तो वायुमंडल में पूरी तरह से जल नहीं पाता है तथा बचा हुआ भाग सतह पर गिरता है। उसे उल्का पिंड कहा जाता है। नोट: वायुमंडल में उल्काओं के जले हुए राख को उल्काश्म कहा जाता है। अगला हेडिंग है उल्का वृष्टि या फिर उल्का बौछार। उल्का बौछार का सामान्य अर्थ एक ही साथ भारी संख्या में उल्काओं का वायुमंडल में प्रवेश है। जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के समीप से गुजरता है तथा उल्का की पूंछ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उल्काओं के पूंछ में उपस्थित धूलकण गुरुत्व के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तथा घर्षण के कारण जलने लगते हैं तथा आकाश प्रकाशित हो जाता है। इसे ही उल्का वृष्टि कहा जाता है। नोट: हाल ही में पर्सिड उल्का वृष्टि देखा गया जिसमें मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण हरा प्रकाश दिखाई दे रहा था। इसे हरा पुच्छल तारा भी कहा गया। अगला हेडिंग है क्षुद्र ग्रह। ये आकाशीय पिंड के उदाहरण हैं। ये गति की अवस्था में होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच उपस्थित होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जहाँ ये उपस्थित होते हैं उसे क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है। इनको प्रकाश एवं ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य से होती है। इनका निर्माण भी उसी प्रक्रिया एवं पदार्थों से हुआ है जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ है। नोट: जब कोई क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा से बाहर निकलकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगता है और उल्काओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेक्चर नंबर 8 हेडिंग है ऊर्ट बादल। कूपर बेल्ट के पश्चात धूलकण एवं बर्फ के बुलबुले सौरमंडल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इसे ही ऊर्ट बादल कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऊर्ट बादल में सौरमंडल के अवशेष विद्यमान हैं।
इसकी जानकारी सर्वप्रथम ऊर्ट नामक विद्वान द्वारा दिया गया। इसी कारणवश इसे ऊर्ट बादल के नाम से जाना जाता है। नोट: ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं विद्यमान हैं, जिनकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। फीनिक्स आकाशगंगा को अभी तक ज्ञात सभी आकाशगंगाओं में सबसे बड़ी आकाशगंगा माना गया है। इसी कारणवश इसे आकाशगंगाओं की माता कहा जाता है। हाइड्रा अभी तक ज्ञात सभी तारामंडल में सबसे बड़ा है। ब्रह्मांड का केंद्र भी किसी ब्लैक होल को ही स्वीकार किया जाता है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो चारों तरफ बिखरे हुए हैं, किंतु दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे पदार्थ को डार्क मैटर कहा जाता है। ब्रह्मांड में उपस्थित ऊर्जा डार्क ऊर्जा कहलाती है। तारों का एक ऐसा समूह जिसमें कुछ तारे एक निश्चित आकार में उपस्थित होते हैं, उसे तारामंडल कहा जाता है। सप्तऋषि और हाइड्रा तारामंडल के ही उदाहरण हैं। हाइड्रा सबसे बड़े तारामंडल का उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्थान के अनुसार तारामंडल की कुल संख्या 88 है। नासा द्वारा हाल ही में एक नए तारामंडल की खोज की गई है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्थान के द्वारा अभी इसे मान्यता प्रदान नहीं की गई है। यदि ब्रह्मांड में किसी स्थान पर कई आकाशगंगाएं एक साथ उपस्थित हैं, तो इसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। सरस्वती को सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर माना जाता है। अगला हेडिंग है सूर्य की संरचना या बनावट। डायग्राम: सूर्य का डायग्राम, ठीक है। कोर या फिर क्रोड, विकिरण क्षेत्र, संवहन मंडल, ये तीन सूर्य के आंतरिक भाग हैं या फिर सूर्य के आंतरिक संरचना है। प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, किरीट या कोरोना, ये सूर्य के वायुमंडल हैं। डायग्राम समाप्त। अगला हेडिंग है कोर या कोरोड। यह सूर्य का केंद्रीय भाग है। यहाँ पर गैसीय दबाव एवं घनत्व सर्वाधिक होता है। यहाँ घर्षण की दर एवं ऊष्मा की उत्पत्ति अधिक होती है। यहाँ पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया संपन्न होता है। यहीं पर हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। कोर का तापमान सर्वाधिक होता है। इसका औसत तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अगला हेडिंग है विकिरण क्षेत्र। सूर्य के क्रोड के चारों तरफ उपस्थित क्षेत्र को विकिरण क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र का तापमान क्रोड से कम किंतु संवहन मंडल से अधिक होता है। इस क्षेत्र में ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम से होता है। इसी कारणवश इसे विकिरण क्षेत्र कहा जाता है। नोट: सूर्य का औसत व्यास 1.3927 मिलियन किलोमीटर होता है। सूर्य का औसत द्रव्यमान 1.9891 इंटू 10⁻30 kg होता है। लेक्चर 9 हेडिंग है संवहन मंडल। विकिरण क्षेत्र के चारों तरफ उपस्थित क्षेत्र संवहन मंडल कहलाता है। इस क्षेत्र में ऊष्मा का स्थानांतरण गैसों के माध्यम से होता है, इसीलिए इसे संवहन मंडल कहा जाता है। तापमान विकिरण क्षेत्र की तुलना में कम होता है। सामान्यतः नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अगला हेडिंग है प्रकाश मंडल। संवहन मंडल एवं वर्णमंडल के बीच उपस्थित सूर्य का भाग संवहन मंडल कहलाता है। सूर्य का यह भाग नंगी आंखों से दिखाई देता है। औसत तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक या सौर धब्बे की उपस्थिति प्रकाश मंडल में ही होती है। अगला हेडिंग है सौर धब्बे। सूर्य के प्रकाश मंडल में सौर धब्बे उपस्थित होते हैं, जिनका तापमान 4400 से 4600 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर धब्बे ऊष्मा के स्रोत होते हैं। चूँकि इनका तापमान प्रकाश मंडल से कम होता है, अतः ये काले या धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। सौर धब्बों का जीवन काल 11 से 12 वर्ष होता है। जब प्रकाश मंडल में सौर धब्बों का निर्माण अधिक होता है, तो इसे सोलर मैक्सिमा कहा जाता है। इसके विपरीत धब्बों के निर्माण की दर कम है तो इसे सोलर मिनिमा कहा जाता है।
सौर धब्बों की संख्या अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश मंडल से ज्वालाएं या ऊष्मा बाहर निकलती हैं। इसे सौर ज्वालाएं कहा जाता है। अगला हेडिंग है वर्णमंडल। प्रकाश मंडल के चारों तरफ उपस्थित क्षेत्र को वर्णमंडल कहा जाता है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण के समय हल्के लाल रंग का दिखाई देता है। अगला हेडिंग है किरीट या कोरोना। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। यह वर्णमंडल के चारों तरफ उपस्थित होता है। इसका औसत तापमान 1,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय लाल रंग का दिखाई देता है। लेक्चर 10 हेडिंग है सौरमंडल। यह एक ऐसा मंडल है जिसका निर्माण सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं पुच्छल तारों से हुआ है। सूर्य इस मंडल का केंद्र है। यही कारण है कि सूर्य को इस मंडल का मुखिया कहा जाता है। सौर मंडल के सदस्यों के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत सूर्य है। अगला हेडिंग है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। इन सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत। अगला हेडिंग है अद्वैतवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल अर्थात ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति किसी एक ही तारे के कारण हुआ है। यह तारा सूर्य है। अगला हेडिंग है द्वैतवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति सूर्य एवं उसके साथी तारे के सहयोग से हुआ है, अर्थात सौरमंडल के उत्पत्ति का कारण एक से अधिक तारे हैं। अगला हेडिंग है कांट की गैसीय परिकल्पना या कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। सौरमंडल के ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित गैसीय परिकल्पना कांट के द्वारा 1755 में प्रस्तुत की गई। इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ चारों तरफ फैले हुए थे। पैराग्राफ चेंज। कांट के अनुसार आद्य पदार्थ ठोस, गतिहीन एवं शीतल थे। कांट ने यह स्पष्ट किया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आद्य पदार्थ आपस में जुड़ने लगे, जिससे घर्षण उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ ये घूर्णन करने लगे। तापमान में वृद्धि होने के कारण ये गैस में परिवर्तित हुए और इस प्रकार एक घूर्णन करती हुई गर्म नीहारिका की उत्पत्ति हुई। कांट ने पुनः स्पष्ट किया कि नीहारिका के आकार में वृद्धि के कारण घूर्णन वेग में वृद्धि हुई, जिसके कारण अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई। अधिक अपकेंद्रीय बल से नीहारिका के बाहरी भाग से 9 वलय अलग हुए और इस प्रकार 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अगला हेडिंग है सिद्धांत की आलोचना। पहला, आकार में वृद्धि होने के कारण वेग में कमी आती है, ना कि वृद्धि होती है। दूसरा, आद्य पदार्थ के उत्पत्ति का क्या कारण था, इसकी व्याख्या नहीं की गई। तीसरा, नीहारिका से केवल 9 वलय ही बाहर क्यों निकला, इसकी व्याख्या नहीं की गई। चौथा, यदि सभी ग्रह एक ही नीहारिका से निकले पदार्थों से निर्मित हैं, तो सभी ग्रहों की संरचना एक समान क्यों नहीं है। अगला हेडिंग है लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना 1795 से 1796। लाप्लास के अनुसार ब्रह्मांड में प्रारंभ से ही एक गर्म घूर्णन करती हुई गैसीय नीहारिका विद्यमान थी। ऊष्मा के निष्कासन के कारण नीहारिका में शीतलीकरण की क्रिया प्रारंभ हुई तथा नीहारिका संकुचित होने लगी। परिणाम स्वरूप नीहारिका के आकार में कमी आई, जिसके कारण नीहारिका के घूर्णन वेग में वृद्धि हुई, जिसके कारण अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई तथा अपकेंद्रीय बल अधिक होने के कारण नीहारिका से एक वलय बाहर निकला। यही वलय 9 ग्रहों में विखंडित हुआ। अगला हेडिंग है आलोचना। पहला, नीहारिका की उत्पत्ति का क्या कारण है, इसकी व्याख्या नहीं की गई। दूसरा, सभी ग्रहों की बनावट अलग अलग क्यों है, इसकी चर्चा नहीं की गई।
तीसरा, निहारिका से एक ही वलय बाहर क्यों निकला, इसकी व्याख्या नहीं की गई।